ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात करें देश का अंतरिम बजट और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर को कोई राहत नहीं दी। इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी जो टैक्स स्लैब 2023-24 के लिए लागू किया गया था वही पूर्ण बजट पेश होने तक भी लागू रहेगा। रक्षा खर्च में 11.1% बढ़ाया गया है। यह जीडीपी का 3.4% होगा। हालांकि सरकार का इनकम टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ा है। 1.66 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है। आने वाले समय में भारत सरकार 1 करोड़ घरों को हर महीने 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने पर विचार कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आज देश में हवाई अड्डों की संख्या 149 हो चुकी है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ मिला है। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल बढ़ाई गई है। तो देश का अंतरिम बजट और जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए, उनसे पहले आपको मुखातिब करा देती हूं। अनिल शाह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आप हमारे साथ अब बने हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज जो अंतरिम बजट पेश हुआ है, जिसे कहा जा रहा है कि एक विजन है, जब पूर्ण बजट आएगा तो ये एक विजन है, पूर्ण बजट आएगा उसमें सबके लिए कुछ ना कुछ होगा। तो आज के जो अंतरिम बजट है उसे आप कैसे देख रहे हैं? पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहती हूं। देखिए, हमें भी जानकारी है कि अंतरिम बजट है, बहुत बड़ी इसमें पॉलिसी डिसीजंस नहीं होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से हमने अभी राज्यों में जो चुनाव हुए, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री सबने जो जनता के बीच भाषण दिए, जिन चीज़ों पर जोर दिया, जिन उनकी तकलीफ़ों को उन्होंने बताया, तो उनको निराकरण करने का इसमें कोई विजन नज़र नहीं आया। जो 4 जातियों को गिनाते हैं, महिला, किसान, युवा और गरीब, इनके लिए भी इस बजट में कुछ नहीं। आप हेडलाइंस जो आप चला रहे हैं वो भी देख लीजिए। सरकार ने जो अपने गुणगान करने का काम किया कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, पहले उस सब की यहाँ पे बातें जरूर हुई, लेकिन क्या युवाओं के लिए जो सरकारी उपक्रमों में, केंद्र सरकार के विभागों में जो खाली पद पड़े, उनकी भर्ती की कोई बात कही? नहीं कही। क्या महिलाओं को जो बार बार आके कहते हैं महंगा गैस सिलेंडर है, राजस्थान में हमने 500 रुपये में दिया उज्ज्वला लाभार्थियों को, इन्होंने कहा कि हम भी देंगे, तो उसके लिए पूरे देश भर के लिए क्या किया, या देश भर की महिलाओं के लिए कोई राहत देने की बात हुई? इसमें नहीं हुई। पेट्रोल और डीजल, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ये महंगे हैं, इन पर टैक्स बढ़ा हुआ है, महंगे नहीं रहे, इनसे राहत देंगे, इस तरह की बातें पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भी की थी, राजस्थान में भी की थी। राजस्थान के लोगों को बताया था कि 10 से 12 रुपए ज़्यादा वसूली हो रही है, उसमें कोई बातचीत नहीं हुई। जो एक सबसे अधिक अगर टैक्स किसी चीज़ पर लगाए पूरे विश्व में, तो पेट्रोल पर हिंदुस्तान की सरकार ने लगाया है, लेकिन उसको कम करने की कोई बात नहीं हुई। ना महंगाई कम हो रही है, ना लोगों को रोजगार मिल रहा है, ना महिलाओं को कोई राहत मिल रही है, ना गरीब के उत्थान की कोई योजना इसमें आई है। तो आप बताइए, ये क्या विजन है, किस तरह का टैक्स है? अगर कोई बात ये करें, जब आप अपना बजट भी पेश करते हैं और कहते हैं आगे 25 साल की बात करते हैं, लेकिन तात्कालिक जो समस्या हैं उनका हल नहीं निकालते, तो वो निश्चित रूप से विजनलेस एक बजट होता है। और आज केवल और केवल एक चुनावी भाषण था, इससे आगे कुछ भी नहीं था। और चुनावी भाषण देते हुए उन्होंने कहीं भी ये नहीं दर्शाया कि जो मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें, जो लगातार जिनके दाम बढ़ रहे हैं, चाहे सब्जी हो, खाद्यान्न हो, खाद्य तेल हो, इनको लेकर के इनकी महंगाई बढ़ने से रोकने का क्या उपाय हो सकता है, उस पर कोई बात नहीं की गई। आपने कोई बात इस तरह की नहीं की कि रोजगार कैसे सृजित हो। जो आज 45 साल में सर्वाधिक बेरोजगारी दर हिंदुस्तान में है, उसको कम करने का क्या उपाय हो सकता है, उस पर कोई बात नहीं की, क्योंकि ये तुरंत इनकी रेमेडी तुरंत चाहिए, इनका इलाज तुरंत चाहिए। ये वो समस्याएं हैं जो विकराल हो गई हैं, लेकिन इस पर कोई बात नहीं हुई।
पीएम किसान निधि की आप बात करते हैं कि हम दे रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन आज किसान को जो जरूरत थी वो जरूरत ये थी कि उसके जीएसटी लगा करके उसके खाद के अलावा रासायनिक जो हमारे कहना चाहिए कीटनाशक होते हैं। लेकिन 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ है सर, और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत बनाएंगे ये बात कह रहे हैं, और 40,000 सामान्य रेलवे कोचेस वंदे भारत जैसे होंगे। ये तमाम बातें सामने आ रही हैं, तो क्या इन बातों को इस अंतरिम बजट में आप नहीं देख रहे हैं? इसी पर देखिए, मैं इसी पर आ रहा हूं। मैं एक एक चीज सिलसिलेवार आपको बता रहा हूं। किसान की आय दुगनी करने की बात थी, लेकिन आय दुगनी होने की बजाय आय उसकी जो लागत है वो दुगनी से अधिक हो गई है। जो जीएसटी इक्विपमेंट्स पे कभी नहीं लगा, कीटनाशक पर नहीं लगा, उस पर खाद पर नहीं लगा, वो लगा करके उसको किया, तो उसको किस तरह से राहत देंगे? 6,000 रुपए सालाना से कोई राहत नहीं मिलने वाली है, वो दे रहे हैं आप। तो ये जो था विजन था कि आप उसको कम करके किसान को राहत देते। पेट्रोल डीजल पे अगर टैक्स कम होता तो महंगाई को काबू करने का एक हम ये मान सकते थे उपाय होता। लेकिन दूसरी आपने कहा कि वंदे भारत ट्रेन के तरह से ये जो बनाएंगे कोचेस, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आप देखेंगे जितनी भी ट्रेन है उसमें जो जनरल बोगी हुआ करती थी उनकी संख्याओं में बेतहाशा कमी की। रेलवे से लेकर के जो रेलवे या अन्य ट्रांसपोर्ट थे उसमें जो छूट मिलती थी बुजुर्गों को, स्टूडेंट्स को, वो सारी छूट खत्म कर दी गई हैं। और उसको आगे आज जो है इसमें कोई विजन भी नहीं दिया कि आगे देंगे, लाभ देंगे। तो वो सब चीजें दिख रही हैं। तो इसमें क्या नई चीज ऐसी करी कि आप ये बता सकें कि हम इससे लाभान्वित होगी देश की जनता? शाह जी बेहतर वो तो जवाब सामने नहीं आया। बताएंगे कि क्या है, क्योंकि देखिए अनिल जी जिस तरह से स्वर्णिम जी कह रहे हैं कि सिर्फ ये चुनावी भाषण था, ये अंतरिम बजट जैसा इसमें कुछ नहीं था, ये स्वर्णिम जी का कहना है। देखिए, ये अंतरिम बजट है और इससे बढ़िया बजट नहीं हो सकता। केंद्र सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो बजट पेश किया है उस बजट के अंदर लोक लुभावनी कोई भी घोषणाएं नहीं की गई है, और ये एक बहुत अच्छी और मजबूत सरकार का परिचायक है। अगर आप लोक लुभावनी बजट करते हैं तो यही लोग कहते हैं कि आप वोट मांगने के लिए इस तरह के लोक लुभावनी बजट पेश कर रहे हैं। अगर बिल्कुल इस तरह की बजट पेश करना एक बड़ी हिम्मतवादी सरकार की हो सकती है, जिन्होंने चुनावी लाभ नहीं लेने के बाद विकास को मुद्दा रखा है। 2047 के विकसित भारत का मुद्दा इस सरकार के पास है, और वो इसी आशय के साथ, अपेक्षा के साथ में और अंतरिम बजट पेश किया गया है। देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है इससे इनडायरेक्टली रोजगार बढ़ता है। इसी से सब चीजें है। 11% का इंफ्रास्ट्रक्चर पर और एडिशन किया है इन्होंने। 11,11,111 करोड़ रुपए जो इन्वेस्टमेंट खर्च होगा, उससे क्या होगा? उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा। और अब देखिए, लोग कह रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्स घटा दिया। आप कॉर्पोरेट टैक्स घटाने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो होगी उसकी रेट कम होगी तो वो लोगों तक की रीच बढ़ेगी। उसकी रीच बढ़ेगी तो आपको जीडीपी प्रोडक्शन आएगा, तो जीडीपी बढ़ेगा। यही लोग जो विरोध किया करते थे इन सारी आर्थिक नीतियों का, देश आज 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था पहुंचा है, यही मोदी जी की नीतियों के कारण। और अब जो 30वीं अर्थव्यवस्था तक पहुंचने का आधार भी यही है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहे हैं, और खर्चों में जरूर कोशिश की जा रही है कि जो खर्चे हैं उनके अंदर कमी की जाए। मेरा बात नहीं। ठीक है, श्याम जी मैं आपके पास आऊंगी। आप स्वर्णिम जी और अनिल जी के बयान से जो है, जो अपनी बातें कह रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, उनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए खुशबू जी, जिस प्रकार से जो बजट दिया है, लोक लुभावना तो नहीं है। लोकसभा चुनाव के अंदर अगर जा रहे हैं तो आपने हकीकत बताई है। देखिए, निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हम एक श्वेत पत्र भी लाएंगे। अब श्वेत पत्र लाएंगे तो स्थिति पूरी क्लियर हो जाएगी क्या स्थिति है। लेकिन हम देखिए, तिलहन के बारे में जो विशेष ध्यान देने की बात हुई है, वो राजस्थान को उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ तिलहन काफी तादाद में पैदा होती है। अगर उसका सही तरीके से उपयोग होगा और तो हमारे किसानों को इसमें लाभ, और पशुपालन की दृष्टि से अच्छे प्रजाति के पशु अगर किसानों को मिल जाएंगे
तो निश्चित रूप से दूध का उत्पादन जिस प्रकार से कम हो रहा है वो ज्यादा हो पाएगा, किसानों को उसका लाभ मिल पाएगा। लेकिन देखिएगा एक जो कैंसर का जिस प्रकार से महिलाओं में बढ़ रहा है, उससे बच्चियों के वैक्सीनेशन की, फ्री वैक्सीनेशन की बात अगर कही है, तो निश्चित रूप से एक जो महामारी के रूप में जो हम पीड़ित हो जाते हैं, जो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग हैं, उसको वो उसका इलाज नहीं करा पाते हैं। तो जिस प्रकार से इसमें घोषणा की गई, वैक्सीनेशन होने से वो बीमारी आएगी नहीं। और एक देखिएगा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान से जोड़ने से निश्चित तौर पे उनको आने वाले टाइम में लाभ मिलने वाला है। कुछ चीजें जो बताई गई है, देखो प्रधानमंत्री जी ने कहा हम रिसर्च पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं, तो रिसर्च पे खर्च करेंगे तो हम युवाओं को कुछ देने की स्थिति में आ पाएंगे। जो स्टार्टअप है उसका 1 साल अगर बढ़ा दिया गया है तो निश्चित रूप से युवाओं को उसका बेनिफिट सीधे तौर पे मिलने वाला है। अब लखपति दीदी की संख्या बढ़ा करके और जो करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से उनको आप मुद्रा लोन या कोई लोन देकर के उनका विकास की दृष्टि से जो करना चाहते हैं, वो आप मान के चलिएगा कि आने वाला समय निश्चित रूप से एक अच्छा सुनहरा अवसर मिलना सकती है। तो ये बातें बहुत सारी जो चीजें होनी चाहिए थी, जो आधुनिकीकरण जिस प्रकार से करना चाहते हैं, उसके लिए आप ढांचागत विकास अगर दृष्टि से ढंग से कर देंगे तो आने वाला समय निश्चित रूप से फलदायी हो सकता है। अब केवल हम ये कह देते कि हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, चुनाव जीतने के लिए अगर बहुत कुछ कर देते तो आप फिर एक अलग बात करते हैं। यही विपक्षी दल श्याम जी उस टाइम यही कहते कि लोक लुभावन वादे कर दिए, दावे कर दिए, क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक है तो चुनाव को देखते ही अंतरिम बजट में भी ऐसी घोषणा कर दी। इस पर कोई इत्तेफाक नहीं, यही कहा जाता। जी श्याम जी। देखिए खुशबू जी, यही तो कह रहा हूँ। देखिएगा जिस प्रकार से किसानों को एग्रो इंडस्ट्री से जोड़ करके अगर उत्पादित, जैसे राजस्थान का तो बाजरा है, और बाजरे के रूप में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम उसको किस तरह से बढ़ावा देंगे, क्या करेंगे, और फ्रांस के जो राष्ट्रपति आए थे उनको निश्चित रूप से हमने वो सब खिलाया। तो इस देखिएगा जिस प्रकार से हम उसको टूरिज्म से जोड़ करके बहुत सारी चीजें, और देखिए रूप पर बिजली उत्पादन की बात जो हो रही है, अगर 1 करोड़ मकान को अगर ऊपर अगर रूप पर अगर बिजली का उत्पादन के 300 यूनिट अगर उत्पादित कर लेता है तो उसको खुद को तो लाभ होने वाला है। अगर उत्पादित ज्यादा हो जाता है तो फिर सरकार को भी बिजली मिल पाएगी। तो एक जिस प्रकार की बातें हो रही है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल को ला करके एक नयापन देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास पेट्रोल डीजल की बात अभी आ रही थी कि कम नहीं किया, बार बार बात करें। देखिए करना तो हम राजस्थान सरकार को, केंद्र सरकार को नहीं करना है, उसमें कुछ स्थितियां होती होगी। देखिएगा जो हम भी अब जब बजट लाएंगे, अंतरिम बजट लाएगा, तो हो सकता है मुख्यमंत्री जी उस वक्त घोषणा करके दें कि भाई जो हमारे प्रधानमंत्री जी कह के गए तो हम उसको घोषणा करते हैं। तो ये सब बातें, जिस प्रकार की बातें आ रही है बार बार, जो कह रहे हैं कि भाई जो अब देखिए, अब इनकम टैक्स की बातें थी कि पुराने बहुत सारे उलझे हुए मामले थे। ये देखिएगा 1 करोड़ लोगों के करीब करीब ऐसे मामले उलझे थे, 10,000 25,000 से जो नोटिस आ रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे। अगर उनका खत्म हो जाता है मामला तो निश्चित रूप से उस वर्ग को लाभ मिलने वाला है। वो पैसा मिलना नहीं था और नोटिस हो रहा था, बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो अगर वो इस तरह का बेनिफिट अगर देने का काम किया तो एक नयापन है, एक नई चीज है जिसको स्वीकार करना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि देखिए हमने जिस प्रकार से गरीब लोगों को मकान बना के दिए, आने वाले समय में 2 करोड़ मकान और बना के देंगे। तो हाँ, उनको जरूरत है, उनको आप देने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से। और हायर एजुकेशन में जिस तरह से महिलाओं का 28% की वृद्धि हुई है, अगर हम वो तेजी से और करते हैं तो आने वाला समय निश्चित रूप से उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में हम, और देखिएगा तकनीकी रूप से अगर प्रशिक्षित कर देंगे तो उनको रोजगार मिल जाएगा। ठीक, रोजगार मिलने के लिए अगर ये सब चीजें देखिए कि किस तरह से रोजगार मिलेगा, प्रशिक्षित कर देंगे, किस तरह से इनडायरेक्टली जो है फायदा मिलेगा। स्वर्णिम जी देखिए 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे और एक का रास्ता जो है देखिए राजस्थान से है। तीर्थ यात्रा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। तो क्या ये जो चीजें हुई हैं, क्या आप इनको बिल्कुल देख नहीं रहे हैं कि अंतरिम बजट में आप तो बिल्कुल ही नकार दे रहे हैं? कुछ अच्छी चीजें उन्हें एक्सेप्ट भी करिए, स्वागत करिए उनका। देखिए खुशबू जी, हम कोई भी खराब चीज़ या कोई अच्छी चीज़ इसका विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। आज हम विश्लेषण ये कर रहे हैं कि राजस्थान की बात नहीं है, पूरे देश को क्या मिला। आज इस बजट से जो आशाएं थी और अपेक्षाएं थी वो दूसरी थी। वो थी जो आम जनता आकांक्षा और अपेक्षा लगा के बैठा था कि महंगाई कम होगी,
और युवा अपेक्षा कर रहे थे कि इनको रोजगार मिलेगा, रोजगार सृजित होगा और साथ में सरकारी नौकरियां जो पद खाली पड़े हैं बरसों से सरकारी केंद्र सरकार के विभागों में, उनमें नौकरियां मिलेंगी, लेकिन उसका ऐसा कुछ आया नहीं सामने। हमने यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ देखी है और जो समझ में आया कि कल्याण करने का जिम्मा तो ये केवल और केवल जो है इन्होंने राज्यों पर छोड़ दिया है कि राज्य सरकार करे, जिस प्रकार से हमने किया। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि आपने कहा कि राज्य सरकारों को 75,000 करोड़ का ये ब्याज मुक्त ऋण देंगे। अरे भाई क्या आवश्यकता है, आप डेवलप कीजिए, पूरे देश भर का आपको डेवलप करना है तो एक कॉरिडोर बना के डेवलप करना ये हर सरकार का काम होता है। हर सरकार हाईवेज बनाती है, कॉरिडोर डेवलप करती है। किसी ने गोल्डन ट्राइंगल बनाया था कोई, तो आज प्रधानमंत्री जी आज की आवश्यकता के अनुसार हाईवे डेवलप करेंगे और जब जिसकी जरूरत थी उस सरकार ने वैसा किया। लेकिन नया क्या, नया वो होता है इनोवेटिव कि जिससे हमारी एक गति बढ़े। आपने टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया, आप टैक्स बढ़ा देंगे, आपने पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे टैक्स बढ़ा दिया तो आपका वॉल्यूम बढ़ गया। लेकिन क्या यहाँ पे जो सकल आय है वो बढ़ी है? क्या यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ी है? क्या यहाँ पे प्रति व्यक्ति कहना चाहिए कि जो हमारा कहना चाहिए कर्ज जो होता था जो केंद्र सरकार ने लिया वो घटा? ऐसा नहीं हुआ। क्या जीडीपी का जो हमारा कहना चाहिए टैक्स कलेक्शन के बाद जो हमारा घाटा है वो घाटा घटा? नहीं घटा। तो ये एक इस आज जो घाटा है जो दिखाया गया है और जो डिपेंडेंस उसमें बढ़ी है वो बढ़ी है किस पे? आपके ऋण पर, उसकी पूर्ति के लिए। वो निश्चित रूप से चिंतनीय है, चिंता का विषय है क्योंकि 10 साल में 1 लाख करोड़ से ऊपर का आपने ऋण ले लिया, जबकि बीती सरकारों ने केवल आपको छोड़ा था 50,000 करोड़ का। तो ये बहुत बड़ा एक गैप यहाँ पे ले आए हैं। आप टैक्स कम कर रहे हैं कॉर्पोरेट्स का जो आपको टैक्स दे सकते हैं, आप राहत नहीं दे रहे मिडिल जो इनकम ग्रुप के जो स्लैब है उसको। आप ये सवाल का जवाब मैं जरूर लूंगी, लेकिन सर अगर आप देश की बात करें तो रक्षा जो है, रक्षा खर्च जो है 11.1% बढ़ाया गया है और ये जीडीपी का 3.4% होगा। आपने कहा ना कि पूरे देश के लेवल पर बात करें तो रक्षा खर्च भी बढ़ाया गया है और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, आप भी जानते हैं। देखिए खुशबू जी, रक्षा बजट बढ़ा लेकिन बढ़ना चाहिए था चिकित्सा का बजट, बढ़ना चाहिए शिक्षा का बजट। आप बताइए, आपने आंगनवाड़ी वर्कर्स को आपने लिया आयुष्मान भारत में, तो बाकी देश की जनता को भी ले सकते थे। हमने राजस्थान में करके दिखाया। प्रत्येक निवासी को हमने एक मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के दायरे में लाए थे। क्या हुआ, क्यों नहीं आ सकते? क्या उज्ज्वला लाभार्थियों को सिर्फ राजस्थान में 500 रुपए का या 450 रुपए का सिलेंडर मिलना चाहिए, पूरे देश को क्यों नहीं मिल सकता? ये सब चीजें एक प्रश्न है जो आम जनता की ओर से मैं पूछ रहा हूं। तो ये लाभ और जो दिया जाना है आप एक सेक्शन को देते हैं और आप उसको जो है ढोल बजा करके आप अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन पूरे देश को क्यों नहीं लाभ मिलता? ये एक सोचनीय अनिल शाह जी जवाब दीजिए। स्वर्णिम जी का कहना है कि आप एक तबके को जो है फायदा देते हैं और मिडिल क्लास को, पूरे देश को क्यों फायदा नहीं मिलता है? ये स्वर्णिम जी का सवाल है आपसे। देखिए, एक क्लास का तो मामला ही नहीं है। हर वर्ग के फायदे के लिए, युवा हो, महिला हो, किसान हो, गरीब हो, सबको हित को ध्यान में रखते हुए और ये अंतरिम बजट जिसे लेखानुदान कहा जाता है ये पेश किया गया है। इन्होंने कहा अभी कि जीडी फिस्कल डेफिसिट के अंदर बढ़ोतरी हुई है। फिस्कल डेफिसिट के अंदर 5.9% जो था वो संशोधित अनुमान 5.8% हुआ है। इसका मतलब वो रिड्यूस हो रहा है। श्याम सुंदर जी ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं उनको सपोर्ट करना चाहता हूं इस बात में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये कह रहे हैं ना कि सबका इंटरेस्ट नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज अपनी कॉस्ट पर कर नहीं पाती थी, क्योंकि उनके पास इतने फंड्स नहीं होते थे और फंड्स होते थे तो वो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाती थी। सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है। मिडिल क्लास की जो इंडस्ट्रीज हैं, ये मिडिल क्लास किसमें है? एसएसआई चलाता है। तो एसएसआई चलाता है तो उन लोगों के लिए सहूलियत के लिए ही और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेक्टर लेके आए। मोदी जी और ये सरकार वो काम कर रही है जो आज तक कभी नहीं हुआ। ये कह रहे हैं ना आज तक ऐसा हुआ, मैं कह रहा हूं वो काम कर ही नहीं रहे। वो काम कर रहे हैं जो लीग से हटके है, जो अभी तक नहीं हुआ वो काम कर रहे हैं। आप देखिए 78 लाख वेंडर, स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण दिया गया। ये किस सरकार ने दिया? आज तक किसी ने नहीं दिया। उन लोगों को रोजगार, वो किससे उसका क्या हुआ? उससे रोजगार मिला। 1.4 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया गया। वो उसका क्या लाभ होने वाला है? प्रशिक्षित करेंगे तो वो आईआईटी के थ्रू या कहीं भी जाकर के, और वो अपने खुद के स्वरोजगार। मोदी सरकार की एक ही नीति है कि स्वरोजगार,
बना किया जाए और आत्मनिर्भर उत्पादन हो या किसी भी सेक्टर के अंदर आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनेंगे और आत्मनिर्भर बन रहे हैं और इसका परिणाम फिफ्थ इकोनॉमी अर्थव्यवस्था और थर्ड पे पहुंचेंगे तो ये आत्मनिर्भरता के कारण पहुंचेंगे। हमारा खुद का प्रोडक्शन होगा, हमारी खुद की सर्विसेज होगी और उसी आधार पर उसी नीति के पर और बीजेपी और ये भाजपा सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया जा रहा है ये बिल्कुल एक नई नीति है और इसका रिजल्ट जो है जो 70 साल में नहीं आ पाया ये पिछले 10 साल के अंदर मोदी सरकार करके दिखा रही है। ठीक है, श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि देखिए कांग्रेस के जो तमाम प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बातचीत करें तो ये कह रहे हैं कि एक तबके को जो है फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है और इस बार भी की गई है, मिडिल क्लास को कोई फायदा नहीं दिया है। क्या वाकई में ये जो अंतरिम बजट में ऐसा देखने को मिल रहा है? खुशबू जी, ऐसा तो नहीं है कि मिडिल क्लास को कुछ मिलेगा ही नहीं। अभी जो देखिए इनकम टैक्स में जिस तरह के मामले उलझे हुए पड़े जो मिडिल क्लास के हैं, बड़े क्लासेस के तो थे ही नहीं, तो वो सारा खत्म हो जाएगा। 1 करोड़ मामले जो उलझे हुए पड़े हुए थे अगर समाप्त हो जाते हैं। स्टार्टअप कौन शुरू करता है? मिडिल क्लास का व्यक्ति शुरू करता है, बड़ा व्यक्ति तो शुरू करता नहीं है। तो अगर स्टार्टअप शुरू होगा तो निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और रोजगार देने वाला बनेगा, रोजगार दाता बनेगा वो। तो इस तरह से भविष्य में हमको जिस प्रकार से आर्थिक दृष्टि से हमको विकास करना है तो हम जैसे ट्रेनिंग देंगे। अब अगर ट्रेनिंग देने की बात आ रही है, ट्रेनिंग देकर के अगर उसको स्किल डेवलपमेंट कर देंगे तो उसका हमेशा के लिए भविष्य सुधर जाएगा। बिल्कुल, हमेशा के लिए भविष्य सुधर जाएगा। सर, आपके पास आऊंगी, आपकी प्रतिक्रिया जो है वो पूरी होगी, लेकिन इस बीच क्योंकि एक बड़ी खबर